हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी काफ़ी टाइम के बाद आज डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। आप सब सर को जानते हैं और देखते रहते हैं, और सर का भी एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, उधर भी ज़रूर आप जाया करें, विजिट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू। आपके साथ जब भी बात होती है मैं तो बहुत खुश होता हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज डिस्कशन। बिल्कुल सर, मेरा मेरा भी यही है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, अब 75 ईयर्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए, किस तरह से देखते हैं आप? क्या चेंजेस आए और क्या कुछ बेहतर हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर हम दोनों को देखें 75 ईयर्स में, क्या चेंजेस आपने देखे इनमें? अगर हम ये देखें कि दोनों मुल्क एक दिन, पाकिस्तान ने एक दिन पहले वो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 14 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं ना, वो बेसिकली एक सेरेमनी थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों मुल्कों के लिए प्रिजाइड करना था। तो इसलिए 14 को पाकिस्तान का मना लिया गया, लेकिन पावर ट्रांसफर अंग्रेजों ने पाकिस्तान में भी 15 को की और इंडिया में भी की। अब ये आप देखें, अगर हम यहां से चलें, इंडिया ने विद इन 2 इयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, विद इन 4 इयर्स पहले इलेक्शन करवा लिए, और उसके बाद आज तक उनकी सारी हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन, फ्री और फेयर, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है। वो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी ना एस्टेब्लिश कर ली। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब एक प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन बन जाए ना, तो उसको फिर बहुत मुश्किल होता है हटाना। पाकिस्तान माशाल्लाह 1970 में पहला इलेक्शन हुआ। उससे पहले देखें, प्रोविंशियल इलेक्शन जब भी हुए तो जो लोगों की राय है उसको ओवर रूल कर दिया गया। क्लासिकल केस 1954 में ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां पे जुगतू फ्रंट एक बना था जो मुस्लिम लीग के खिलाफ था। उन्होंने जितनी भी सीटें थी ना, उसमें से 4 छोड़ के सारी जीत ली। मुस्लिम लीग को 4 मिली। हुकूमत जुगटू फ्रंट की बनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वेस्ट पाकिस्तान से, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, और ये इनमें कुछ कम्युनिस्ट हैं, ये है इंडियन एजेंट है, जो टिपिकल हमारा तरीका है, और उसे डिसमिस कर दिया। यही हरकतें पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, फ्रंटियर में, अगर वो कयूम खान ने सारे लोगों को अंदर कर दिया जो उसके ऑपोजिशन में थे। तो पाकिस्तान जो है ना, एक बेसिक नॉर्मल, जिसे कहते हैं नॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियड, कि आपकी हुकूमत इलेक्टेड होगी, डेमोक्रेटिक होगी, वो अ, इस तरह स्टैब्लिश नहीं कर सका। 70 में जब फाइनली फर्स्ट फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शन, और जनरल याहिया का कम से कम ये तारीफ करनी चाहिए क्योंकि हम विटनेस टू इट, वो बहुत फेयर इलेक्शन थे। इससे भी ज़्यादा फेयर इलेक्शन बाद में हुए हैं तो मुझे पता नहीं, बट दैट वाज एन अमेजिंग इलेक्शन। लेकिन जो रिजल्ट आया, उसने ईस्ट पाकिस्तान को राइट दे दिया अवामी लीग को कि हुकूमत बनाए। इन्होंने कहा जी हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं कर ली, और मुल्क को तोड़ दिया। तो अब ये है पाकिस्तान की और इंडिया की कंपैरिजन, कि जहां तक डेमोक्रेसी है, आप कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी फिलहाल एट द लेवल ऑफ क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है। यानी इलेक्शन होता है, ऑपोजिशन मानती है हार, जीतने वाले पावर में आते हैं, एंड सो ऑन। लोग कब तक जाके डेमोक्रेटिक कल्चर अडॉप्ट करेंगे, इस पे एक बड़ी लंबी बहस है जिसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखें, कमाल है कि इंडिया की पॉपुलेशन 5 गुना बड़ी, उनके प्रॉब्लम हमसे बहुत ज़्यादा थे। मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ उनके ऊपर, बिकॉज़ आई एम प्रिपेयरिंग सम मटीरियल। लेकिन वो मैनेज करते गए हैं, उन्होंने नई स्टेट्स भी बना दी। हाँ जी। जी। 9 से शुरू हुई और अब पता नहीं अब कितनी ज़्यादा हो गई हैं, 18 हैं या 20 हैं। सो दे हैव रिस्पोंडेड टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, लिंग्विस्टिक कह लें, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस कर लें, और उसके साथ वो एडजस्ट करते जाते हैं।
हमारे यहाँ आज तक ये झगड़ा है कि वो एमक्यूएम वालों ने कहा जी हमारा फिफ्थ प्रोविंस बनाएं, तो उसके ऊपर झगड़ा हो गया। पंजाब के अंदर वो सराइकी वाले कहते हैं कि हमें प्रोविंस दें, तो उस पर पूरा काम नहीं हुआ। जहां हम बात करते हैं कि यार अगर हो जाए, ये देखें ना, अगर आप एक क्या कहते हैं भावलपुर या मुल्तान में एक एक ऑर्गेनाइज बना दें एडमिनिस्ट्रेशन, तो बजाय लोग लाहौर भागने के वहां पे अपने हल कर लें, तो मेरे खिलाफ मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे पंजाबी नेशनलिस्ट कि यार तुम तो पंजाबी होते हुए और ये बात कर रहे हो, ये तो ये है वो है यूं है। सो व्हाट टू डू। मैंने एक पहला रिस्पॉन्स आपको दे दिया, अब आपके सवाल होने चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं थोड़ा-सा ये भी समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, अगर आप मुझे बता सकें कि आखिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ये तो कहा जाता है कि जी मुसलमान नहीं रह पा रहे थे हिंदुओं के साथ, और ये सब कुछ कहा जाता है, लेकिन वो तो आज भी रह रहे हैं, और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुसलमान इस वक़्त भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और तो इस वक़्त क्या ज़रूरत पेश आई? आपके ख़्याल से कोई पॉलिटिक्स की गई थी, कोई साज़िश थी, या वाक़ई में ज़रूरत थी? ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके बगैर गुज़ारा नहीं था? देखें, पार्टीशन हिंदुस्तान की दो वजह से हुई है। एक तो पर्सनल वेंडेटा, रिवेंज, मोहम्मद अली जिन्ना का अगेंस्ट महात्मा गांधी। जो मैंने, अगर आपने मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ी है, तो मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हाउ जिन्ना डेवलप्ड ए ग्रेट dislike for Mahatma Gandhi and he never forgave गांधी कि उन्होंने आके तो लीडरशिप कांग्रेस की उनसे, दिस इज व्हाट जिन्ना फेल्ट, कि मुझसे छीन ली है। तो अब उसका बदला यही था कि मैं एक अपना मुल्क बना के शो करूं कि आई एम एज ग्रेट अ लीडर एज एनी वन एल्स। एक तो पर्सनल लेवल है। अब होता है मेरे झगड़े 10 बंदों से होते हैं और मैं चाहता हूं मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो ये मुमकिन तो नहीं है। अगर हालात देखे जाएं कि किन हालात में जिना गॉट हिज मिशन अकम्पलिश्ड, तो वो, और एक और है कि अंग्रेजों का प्रॉब्लम यह था कि हिंदुस्तान तो वो छोड़ना नहीं थे चाहते। पार्टीशन तो आप भूल जाएं, दे वर नॉट यानी कंटेम्पलेटिंग के इंडिया अभी छोड़ दिया जाए। मसलन मैंने अपनी चंद वीडियोस में बताया है कि 1943 में व्हेन द सेकंड लास्ट वाइसरॉय आए, लॉर्ड वेवल, तो आउटगोइंग वाइसरॉय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने कहा वी आर हेयर फॉर अनदर 30 years। यानी अगर 43 में देखें तो 73 तक तो उनका प्रोग्राम था रहने का, और उसके बाद क्या इंडिया के साथ होगा वॉज अ डिफरेंट मैटर। ये तो हो ना सका क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसने बरतानिया की जो कुवत थी ना कॉलोनीज को होल्ड करने की, वो कमजोर कर दी, और इंडिया तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैस मूवमेंट आज़ादी की चल रही थी। उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। जहाजियों की एक वो अपराइजिंग हो गई थी, और सुभाष चंद्र बोस की जो है आईएनए, उसने भी तंग किया हुआ था। तो उनको जब इंडिया छोड़ना पड़ा तो उन्होंने देखा कि हमारा बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। तो उसके अंदर मेरा एक चैप्टर है द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, ये जिन्ना वाली किताब में। आप और कुछ ना पढ़े तो कम से कम वो चैप्टर पढ़ ले, जहां पे मैंने अंग्रेजों के जो है ना, उनकी जो है मिलिट्री और उनके हाई सिविलियंस कॉलोनियल ऑफिस, उनकी डिस्कशंस देखी हैं। और ज्यादातर उनका ख्याल था कि इंडिया को किसी तरीके से एक लूजली यूनाइटेड रखा जाए, और उसको अंडर ट्रीटी, यानी ऐसा इंडिया ट्रीटी भी करे इंग्लैंड के साथ कि इन केस ऑफ वॉर इंडिया विल सपोर्ट द ब्रिटिश। जब उन्होंने देखा कि नेहरू और ये सारे लेफ्टिस्ट कांग्रेस पे छा रहे हैं और ये शायद उनकी बात ना माने, तो फिर वहां पे मैंने दिखाया है कि ब्रिटिश मिलिट्री ने ख़ास तौर पे एक मेमोरेंडम पेश किया 12 मई 1947 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जिन्ना साहब कहते हैं कि हम कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेंगे, वेयर एज
हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे। तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है ना, तो हम कराची पोर्ट फैसिलिटीज मांगेंगे, हम पाकिस्तान एयरफील्ड्स होती हैं ये मिलिट्री की बेसिस, ये इसका, और मुस्लिम मैन पावर मीन्स द पाकिस्तान आर्मी। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो ज्यादा मुमकिन है तो हम इसलिए पार्टीशन करें। देन व्हाई व्हाई दिस? देखें, 1830 से बल्कि 17th सेंचुरी से यूरोपियन पॉलिटिक्स में एक तरफ जारिस्ट रशिया है, एक तरफ बरतानिया है, इसके दरमियान फ्रांस है, बाकी इलाके आ जाते हैं। तो इनकी जंगें दुनिया सारी में हो रही थी फॉर डोमिनेशन। तो जब ये इंडिया में काबिज हो गए तो 1830 से इन्होंने ग्रेट गेम शुरू की थी कि किसी तरीके से सेंट्रल एशिया तक रोक लिया जाए उन्हें, रशियंस को। और बाद में जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी डिफीट कर दिया और पूरा पंजाब उनके कब्जे में आ गया, तो पंजाब देन बिकेम द डार्लिंग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश, जहां पे उन्होंने पूरी अपनी नॉर्दर्न कमांड, सारी इंटेलिजेंस जो है एजेंसीज, वो सारी तैयार की। आप एक क्लासिकल किताब है जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था, किम्स गन बाय रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग वाज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट who used to live in Lahore and work for the Civil and Military Gazette, एक अखबार निकलता था अंग्रेजों का यहाँ से। तो उस किताब में बताया जाता है कि आपने लाहौर में देखी है ना वो जो गन है म्यूजियम के आगे, जी जी। हाँ, उस गन के, वो किम का एक फर्जी नाम है कि यहाँ से लोग जाते थे सेंट्रल एशिया वैसे देखने को, घोड़े खरीदने के लिए, बट देवर ब्रिटिश एजेंट्स जो वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते थे। तो आखिरी मौके पे मैंने से कहा द ट्वाइलाइट डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश टू पार्टीशन इंडिया। तो पार्टीशन इसलिए हुई, क्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में वाकई एक कोई एग्जिस्टेंशलिस्ट डर था? यह बिल्कुल बकवास है। बात यह है कि मुसलमान तो छाए हुए थे नॉर्थ वेस्ट में, जहां से सारी एंट्री होती है इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट में जहां से चाइना का इन्फ्लुएंस शुरू होता है। इन सेंसिटिव इलाकों पे मुसलमान होना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। इनका परसेंटेज तब था अबाउट 25% टोटल इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन दे वर 36 to 42% इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। पुलिस के अंदर इनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। और जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है, ये दुनिया माने ना माने, मैंने तो अब इस पे आई कैन आर्ग्यू विथ एनीवन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहीं दूर से भी इरादा नहीं था कि मुसलमानों को कोई कॉर्नर करना है या विक्टिमाइज करना है। वो तो इनको इंक्लूड करने के लिए आखिर तक अपना जिन्ना साहब की मिन्नतें करते रहे, बट ही वुडंट एग्री, ही वुडंट बज, एंड ही गॉट पार्टीशन। ये मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है। जिन्ना की ऑफ कोर्स उन्होंने, मैंने कोट भी किया है कि इन इन इंडिया, यूनाइटेड इंडिया अंडर कांग्रेस, Islam will be annihilated. Annihilated is a word which means खात्मा, extermination, eradication। और मुसलमानों के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा the Muslims will be obliterated, which is another synonym for extermination। इस किस्म का इन्होंने डर लोगों में भी पैदा किया कि और एक बहुत बड़ा ख्वाब दिखाया ना, ये भी कहना चाहिए। लोग सिर्फ डर से नहीं आए, इन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान मेजॉरिटी भी होंगे, और हिंदुओं का जो है, जो कास्ट सिस्टम से भी आप आज़ाद हो जाएंगे, और आप जो डेट्स हैं सारे पंजाब सिंध फ्रंटियर का मुझे नहीं पता, लेकिन इन दो बड़े प्रोविंसेस में जो लैंडलॉर्ड थे ना, या पेजेंट, हर किस्म के किसान से लेके अपना जिम्मेदार तक, बड़े जिम्मेदार तक, वो अंडर डेट थे टू हिंदू मनी लैंडर्स, क्योंकि बैंक तो उस वक्त होते नहीं थे, और इस्लाम में रिबा जो है यानी इंटरेस्ट पे पाबंदी है। तो किसान को जब, और लैंडलॉर्ड को जब पूरे साल की कैपिटल चाहिए तो वो फिर बोरो करता है, तो वो इनके पास आते थे।
तो इन सारी चीज़ों का भी था कि यार ये चले जाएँगे या पाकिस्तान बन जाएगा, तो हमारी डेट्स भी कैंसल हो जाएँगी। तो ये है स्टोरी। क्या इस्लाम खतरे में था और मुसलमान जो हैं उनका नेस्तो नाबूद होना था, ये बिल्कुल बकवास है। लेकिन डर जो है इसकी बुनियाद पे भी सियासत की जाती है। सर मैं तो बचपन से सुन रही हूँ इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये वो जुमले जो शायद हर किसी अब ने आप सुने देख होंगे। लें, अब यहाँ देख लें बेचारे, कोई ना हिंदू है ना सिख है। कोई हिंदू अगर हैं तो सिंध के इंटीरियर में हैं या कुछ कराची में मिल जाते हैं। लाहौर में 1-2 मंदिर हैं, बस वो ऐसे होते हैं ना, नुमाइश के लिए चंद हिंदू है। तो उनके वो भी नहीं है, यहाँ पे सिख भी नहीं है। तो अब आपको किससे डर है? इस्लाम बिल्कुल। खतरे में अगर है तो किससे है? अब ये अभी कहते हैं, हाँ, जी जी। अब ये इन्होंने कंस्पिरेसी बना दी है ना, क्या है यार, यहूद, हुनूद और नसारा, यानी ज्यूज, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। यार उनके पास और कोई काम करने को नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी करते रहे। पाकिस्तान के पास है क्या जिसके लिए ये तीनों इतनी बड़ी कम्युनिटीज कंस्पायर कर रही हो? ये दिस इज हाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैव ऑलवेज बीन कंडक्टेड। ब्लेम बिल्कुल। दूसरे को करना, ये है। लेकिन सर बिल्कुल सर, अभी ईद से पहले मैंने कुछ 2-3 बच्चे थे, स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे होते हैं, तो उनको मैंने ईद के कपड़े दिलवा दिए, तो मैंने वो पिक्चर्स लगा दी ट्विटर पे। तो मुझे बहुत से जो हमारे दोस्त हैं ट्विटर के ऊपर इंडियंस, उन्होंने कहा कि कुछ मतलब जो हिंदू बच्चे हैं जो कम्युनिटी है उसके लिए भी करें। तो अब मैंने एक साहब की ड्यूटी लगाई है कि मुझे कोई हिंदू ढूंढ के दो ताकि मैं पकड़ के उनकी उनकी नहीं, मदद करूंगी। होंगे तो मदद करूंगी, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। है ही नहीं यहाँ पे कोई हिंदू। लाहौर में मैंने जाके, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा यार मुझे मिलाओ तो सही कोई। तो एक फिर मेरे, वो बाद में मेरे दोस्त ही बन गए हैं, मेहरा साहब। तो बट आई डोंट वांट टू नेम हिम, किसी उसके नाम बताए तो उसको जाके मारना दे। लेकिन वो रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, पता नहीं चंद हजार जरूर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम होंगे सर। लाहौर के अंदर, लाहौर के मैं अंदर। सर मैं इस्लामाबाद में हूँ, और जी, इस्लामाबाद में मुझे तो मैंने एक साहब से कहा है कि मुझे ढूंढ के दो ताकि अगर किसी को कुछ जरूरत हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। मुझे तो खैर वेरी बड़ा गुड, शौक है वेरी बैठ के गुड, के। एक्चुअली है। मैं एक हाँ। दफा गया था 2017 में, मेरे दोस्त हैं अरशद महमूद साहब, तो शायद ये न्यू ईयर नाइट थी, तो उन्होंने म्यूजिशियन बुलाए हुए थे, क्योंकि मुझे गाने का, सुनने का, म्यूजिक का बड़ा शौक है। तो वो तीनों चारों म्यूजिशियन जो थे वो हिंदू थे, रावलपिंडी के। तो एक्चुअली आप ढूंढ सकती हैं, देयर आर हिंदूज बिल्कुल। इन बिकॉज रावलपिंडी। मेरे यहाँ तो जैसे कहना चाहिए क्रिसमस डिनर भी होता है, ईद डिनर भी होता है, तो मैं ऐसे ही चाह होना रही थी चाहिए, कि ऐसे ही होना होली चाहिए। और दिवाली पे भी करूं तो उन लोगों को भी तो ढूंढूं कि यहाँ पे इतने कम रह गए हैं कि ढूंढना पड़ रहा है। कराची में हम तो 2-4 मिल जाते हैं। हम तो इंसानियत में यकीन रखते हैं और ये समझते हैं इत्तेफाक कि किसके घर अब पैदा हो गए हैं, बिल्कुल। बस। उसके बाद हर इंसान के अंदर वही दर्द है, वही खुशियाँ हैं, वही अपना उमंगे सोच हैं, उसी तरह की, उमंगे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। लेकिन सर इस 75 इयर्स में आप क्या देखते हैं कि क्या ये फैसला सही साबित हुआ पाकिस्तान बनाने का? क्या ये संभाल सके मुल्क को? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुल्क टूटा इनकी वजह से ही, और आज तक, अब ये जो अब जो बता रहे हैं कि डॉलर के $1 मीन्स 230 रुपीज या 229 रुपीज। तो ये तो बैंकरप्ट होने के ऊपर हम आए हुए हैं। कब हम हो जाएंगे आई डोंट नो, क्या हम बच जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन दिस मीन्स यू आर इंसॉल्वेंट, यानी योर फाइनेंसेस आर कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तो इन 75 साल में इन्होंने क्या कामयाब किया है, सॉए कि एक बहुत बड़ी आर्मी, और उस पे डिफेंस पे बहुत खर्चा, और 3-4 जंगें जिनका फैसला जीरो ही हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। और अचीवमेंट क्या है? आप बता दें, आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, व्हाट इज देयर जिस पे हम बहुत ज्यादा प्राइड कर सकें, एज एज सिटीजन्स, एज सिटीजन्स कुछ भी तो नहीं है। सर 50-60s में कहा जाता है, 50s में 60s में या थोड़ा सा 70s का एरिया, कि वो बेहतर था। बिल्कुल सही था। और ये मैंने बहुत कहा है, और मुझे मेरे लेफ्टिस्ट दोस्त कहते हैं यार तुम तो जनरल अयूब की बात करते हो, मिलिट्री डिक्टेटर, ये वो।
मैंने कहा ये नालायक होने की निशानी है तुम्हारी, कि तुम ढूंढते हो कि एक बॉक्स हो जिसको बुरा कहा जाए, एक बॉक्स जिसको अच्छा कहा जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है, एनालिस्ट है, ही लुक्स एट द फैक्ट्स। जनरल यूब खान का जो दौर है ना, पाकिस्तान का बेस्ट पीरियड है। ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि प्रो कैपिटलिस्ट थे, तो ठीक है यार, प्रो कैपिटलिस्ट कामयाबी से तो थे ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से डबल स्कोर कर रही थी। 5.3 वाज द रेट ऑफ ग्रोथ, इंडिया का 2.7 था। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। और चार मुल्क जो बाद में एशियन टाइगर मशहूर हुए, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और मेहल मलेशिया, इनके लोग पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्लान स्टडी करने के लिए आए। और गुस्ताव पापनेक वाज वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट, उसकी वो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक मिसाली इकोनॉमी बनता जा रहा है। उन हालात में सब ये ठीक था। पंगा इन्होंने कौन सा लिया? कश्मीर वॉर शुरू कर दी। उस वॉर के बाद मुझे याद है 17 दिन की वॉर, तो ठीक है, हम हर को जीत ही रहे थे जो हमें खबर आ रही थी। ऑन द 18th डे जब सीज फायर हो गया, तो मुझे याद है शकील अहमद वाज वन ऑफ द न्यूज कास्टर्स पाकिस्तान रेडियो पे। तो उनकी खबर थी कि इन 17 दिन की जंग में जो कॉस्ट आया है ना, उसकी वजह से प्राइसेस में एकदम इंक्रीज होगा। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, देखें, डेवलपमेंट के जो मॉडल है ना, उनमें से अगर आप प्रोड्यूस करके और अर्न करें ना, तो दैट इज डेवलपमेंट। लेकिन वो सिर्फ अयूब खान के पीरियड में जबरदस्त हुआ है और वो आगे बढ़ सकता था। बाद में दो दफा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ने फिर जरा कुछ बेहतरी आई, तो वो दोनों दफा पाकिस्तान वाज फाइटिंग समवन एल्सेस जंग। एक तो अफगान वॉर के दौरान जनरल जियाउल हक को मिलियंस बिलियंस उन्होंने पंप किए डॉलर, ताकि पाकिस्तानी खुश हो। और फिर जब हमने वॉर ऑन टेरर जनरल मुशर्रफ के दौर में की, तब भी डॉलर आए। लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के जरिए एक इकोनॉमी बढ़े, वो पीरियड है 60s का अनटिल अबाउट 1965। 5 साल डेफिनेटली। बिल्कुल, लेकिन सर यही अगर हम भारत को देखें कि भारत ने क्या प्रोग्रेस की है 75 इयर्स में, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरह ही कुछ हालात है? वैसे तो खैर आई नो कि उन्होंने काफी बेहतर हो गए हैं वो, लेकिन फिर भी उनके जो लास्ट 75 इयर्स हैं उसको कैसे देखते हैं आप? हिंदुस्तान का तो जवाब ही नहीं है। जहां पे मेरी उन पे तनकीद है, वो है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने हायर एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। चाइना की तरह उन्होंने ग्राउंड लेवल पे, अवामी लेवल पे लिटरेसी जीरो करने का जो प्रोसेस है, इस तरह शुरू नहीं किया। उन्होंने इनकरेज तो किया कि अपनी स्टेट जो हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो स्कूल बनाएं और फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। वो उनका फिर भी कामयाब है। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी तौर पे इलिटरेसी खत्म कर देना और जो कहते हैं एट द बॉटम ऑफ द सोशल स्केल लोगों को एम्पावर करना, वो ना कर सके। लेकिन उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री खुद लगाई। उनके 5 इयर्स प्लान जो है वो यही है कि पहले हम इंडस्ट्रियली सेल्फ सफिशिएंट होंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। और वो जवाहरलाल नेहरू के दौर में हुई। सोवियत मदद भी आई, अमेरिकन मदद भी आई, और उन्होंने वो भी किया अपना कामयाब। अब तो उनकी इकोनॉमी जो है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। चाइना के बाद जो इकोनॉमी एशिया में मानी जा रही है वो तो इंडिया की है, और दुनिया की तीसरी, चौथी, पांचवी इकोनॉमी ये गिनी जाती है। आई कीप ऑन लुकिंग एट इट। तो और उन्होंने डेमोक्रेसी की, ठीक है, 2-3 एक्शंस वहाँ पे गलत हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म की शक्लें नज़र आईं 1984 में, जब वो सिखों के खिलाफ एक दिल्ली और इसके बहुत कत्लेआम हुआ आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। फिर गुजरात के अंदर मुसलमानों पे 2002 में हुआ, और इधर उधर कहीं कम्युनल राइट्स होते हैं। लेकिन यार, जितना बड़ा वो मुल्क है,
और जितनी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यू नो, कास्ट सिस्टम इज वन थिंग, उसमें जाति और फिर जाति, और ये उन सबको लेना, उन लैंग्वेजेस को साथ मिलाना, और फिर भी अपनी जमहूरियत को कामयाब रखना, लोगों की राय के मुताबिक स्टे रिफॉर्म्स करते जाना, ये सारा इंडिया का बहुत कामयाब एक एक्सपेरिमेंट है। तो आई वुड गिव इंडिया 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10, एंड पाकिस्तान आई वुड गिव 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ये इस तरह मैं रेटिंग करता हूँ। और तो सर हमारे उसमें हम खुद ही जिम्मेदार हैं आपके ख्याल से, किसी बाहर की तो कोई साजिश नहीं हुई। कोई हिंदू सिख नहीं था 47 के बाद हमें कुछ भी करने को। माशाल्लाह हम काफी हैं एक दूसरे के गला गिरबान पकड़ने के। शिया सुन्नी का झगड़ा करवा लें, बरेलवी देवबंदी का करवा लें, और जो बेचारी माइनॉरिटीज है उनके जब मर्जी चाहे आप हमला कर दें, उनके उनके पास तो ये कैपेसिटी नहीं है अपना जवाब देने की। हिंदुस्तान के अंदर तो देखें, मुसलमानों में जनून अभी तक है। डू यू नो, ये जो है उदयपुर जहाँ पे इन्होंने बिहेडिंग की है उसकी, एक एक टेलर की, कन्हैया वहाँ, लाल। जी कन्हैया लाल की, वहाँ पे मुसलमान 3 या 4% है। तो आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कोई हिंदू पाकिस्तान में या कोई क्रिश्चियन इस किस्म की हरकत करे भी? नॉट एट ऑल। तो मुसलमानों का एक पता नहीं क्या यार, अब मुझे नहीं समझ आती। सारी दुनिया ने समझ लिया है कि रिलीजन अपनी होनी चाहिए और होती है, ये एक फैक्ट है। लेकिन दुनिया को चलाने के लिए जो मॉडर्न सोशल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय इसका बार बार जिक्र करते हैं, तो आप उनको सुना करें, उनसे बेहतर इस पे कोई नहीं बोलता। और भी हमारे सारे साइंटिस्ट ये जानते हैं। वहाँ पे आप ले आते हैं जी कि आप पढ़ाएं कि अल्लाह की मर्जी से ये होता है कि 2 पार्टिकल्स पता नहीं ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड विद 1 पार्टिकल, वो क्या कहते हैं यार, ऑफ ऑक्सीजन, तो पानी बन जाता है। यार ये कहने की क्या जरूरत है? व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग अल्लाह इन एवरीथिंग? वो मेरे स्टूडेंट मैंने देखा है, जब एमफिल पास करते हैं या कुछ, दे स्टार्ट विद पता नहीं थैंकिंग गॉड और ये और वो एंड वेरी लॉन्ग। तो मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ आपके इम्तिहान में क्यों बैठ जाता है, बाकियों के क्यों नहीं बैठता? व्हाई डू यू से दिस? व्हाई डू यू हैव टू ब्रिंग इन कि हम तो कुछ नहीं है, ये सारा कुछ मर्जी अल्लाह की है? फॉर मी दिस इज नॉट पाइटी, क्योंकि उसे भी पता है कि जब तक बैठ के उसने मेहनत नहीं ना की तो कोई पास नहीं था हो सकता वो। सर वो एक लेकिन था ना, एक सर एक पुराना, आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, वो था ना कि किसी ने कहा कि अगर एक जाहिल और एक मुल्ला, या इस तरह मुल्ला इस टाइप का कुछ नाम लिया, कि वो अगर कश्ती में जा रहे होंगे और कश्ती डूब जाएगी, तो उसमें से जिसे तैरना आता होगा वो बच जाएगा, और जो जाहिल होगा जिसे नहीं आता होगा कुछ तो वो डूब जाएगा। तो उन्होंने कहा खुदा जो है वो जाहिलों का साथ नहीं देता। मतलब हाँ, सीखना पड़ता है, काम करना पड़ता है हर चीज में। वो ये दैट्स बताया राइट, जा रहा था कि दैट्स खुदा राइट, को नहीं लाना। दैट्स जी। राइट। well, आप खुदा को याद रखें, लेकिन व्हाई डू यू ब्रिंग इन ऑल दिस एज अ प्ले ऑफ वर्ड्स? क्योंकि इसका मतलब तो कोई नहीं है ना, या तो इसका कोई मतलब हो। ऑनेस्टली अगर आप ये मुझे कन्विंस कर दें कि मैंने सारी किताबें इसलिए लिखी हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर रहे थे, तो आई एम सॉरी, आई कांट एग्री विथ यू। आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड, go and look for material, and then come up with a book जो लोगों ने पसंद की या ना नहीं की। इसमें डिवाइन इंटरवेंशन काय के लिए है भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड बिल्कुल। दिस। हाँ, खैर सर रीडिंग करने का भी बहुत कम हो गया है, पाकिस्तान में बहुत कम ही लोग रीडिंग करते हैं। मुझे तो खुद मेरे इंडियन दोस्तों ने किताबें भेज भेज के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं पढ़ने लग गई हूँ। लेकिन ये है कि इंडियंस बहुत पढ़ते हैं यार, ये मुझे मानना बहुत, पड़ेगा। तो तो उन्होंने ये फैक्ट एक है। दो ने मुझे बुक्स भेजी हैं और बताते भी रहते हैं आपकी बुक भी है मेरे पास और वो भी मैं पढ़ी हूँ, तो वो थोड़ा सा रीडिंग का दोबारा से एक फ्लो बना है कि हाँ ठीक है इस टाइम तक हमने वीडियो करनी है, उसके बाद से रीडिंग करनी है, वो शेड्यूल बनाया है मैंने। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह शायद हमारे यहाँ ये भी है इस तरह की सोच की कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अब बहुत हम छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ ना, मेरे वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे भी जाते हैं, फेसबुक पे भी जाते हैं। पाकिस्तानी मेरे स्टूडेंट एंड एवरीबॉडी, नोबडी एवर गोज देयर एंड लिसन्स टू देम, और वहां पे कमेंट लिखना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बट
द इंडियंस आर डूइंग इट ऑल द टाइम, कुछ हक में कुछ खिलाफ, लेकिन वो लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें शौक है सीखने का, पढ़ने का, सुनने का। इधर ये है कि ग्रेड जहां पे मिलते हैं ना, और जब तक टीचर के साथ ग्रेड वाला रिश्ता है तब तो ठीक है, लेकिन एक होता है इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, वो पाकिस्तान में जीरो है। बिल्कुल। मैंने कहा ना, बुल्ले शाह ने तो तंजिया कहा था मौलवियों के खिलाफ, तेनू इको अलफ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, कि इको अलफ दरकार यानी अल्लाह काफी है, ये बाकी इल्म की क्या जरूरत है। तो बुल्ले शाह ने जब ये कहा था, उसने कोई ये तंज की थी कि मौलवी तो पढ़ने नहीं देता, सीखने नहीं देता, लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो हकीकत की बात यही है कि मुसलमानों में क्यूरोसिटी कोई नहीं। वो कहते हैं जी हर चीज कुरान में है। एक आपको मैं मैं एग्जांपल दे जी, एक जी, जी। एग्जांपल दे दूं। 60s में एक डेलीगेशन गया पाकिस्तान से चीन में, जब नई नई दोस्ती हो रही थी। तो चीनियों ने वो अपना कम्यून दिखाया, फिर एक फार्म पे ले गए, फिर अपनी फैक्ट्री में उनको दिखाया कि भी ये ऐसे हम करते हैं, ऐसे प्रोडक्शन होती है। तो वो जहाँ पे दिखाएं वो मौलवी साहब कह दें कि ये तो कुरान में भी है, तो वो सुन सुन के थक गए। बाद में उन्होंने कहा कि आप क्या कुरान शरीफ के अंदर ये जो ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइंसेस भी हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे बता दें कि वो होती क्या है तो साबित करना मेरा काम है। तो ये एक्चुअली हुआ है, दिस इज ट्रू। इस पे शायद कोई प्रोटेस्ट भी हुआ था कि कैसे लोग आप भेज देते हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल ले लें। डॉक्टर इसरार अहमद का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत इस्लाम के स्कॉलर, ये वो, मैं उन्हें मिल भी चुका हूं। ही मेट मी वेरी वेल। बाई चांस आई वॉज डूइंग नथिंग, कल रात को मैंने इत्तफाकन उनका एक प्रोग्राम देखा जिसमें एक सुन्नियों के अंदर है, शियों के अंदर ये नहीं है। शियों की लॉ बेहतर है। सुन्नियों की लॉ के मुताबिक देखें, अगर एक दादा है ना, उसके 3-4 बेटे हैं, 1-2 बेटी हैं, और उनकी फिर आगे औलाद है, उनमें से लेट से एक बेटा जो है मर जाता है। हाँ जी। तो जब दादे की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, तो जो बाकी भाई बहन रह गए हैं उनमें होगी, उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे तो ये बिल्कुल एक अच्छा, अनजस्ट नहीं। अनजस्ट नजर आता है। शियों में नहीं है, ये सुन्नी लॉ है। हाँ, अच्छा, मैंने नहीं सुना ये। हाँ। हाँ, नहीं, ये सुन्नी लॉ है, पक्की लॉ है। ये अयूब खान के दौर में चेंज भी हुई थी और मौलवियों ने बहुत शोर मचाया था। तो वो कह रहे थे कि नहीं जी, जो असूल बन चुका हो या ना, वो नहीं अलग हो। भाई, कानून बनता है इंसानियत की मदद के लिए। रसूल अल्लाह, या अगर आप समझें वो लेके आए थे कानून फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो फिर तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और इन्होंने वो अपना डॉक्टर इसरार डिफेंड कर रहे थे। अब आप किस तरह डिफेंड करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट यतीम बच्चे रह जाते हैं, उनको डिसइनहेरिट कर देती है आपकी लॉ। मैं नहीं मानता। और बिल्कुल, नहीं होना चाहिए। जनरल अयूब खान ने उसको चेंज कर दिया था, हुँ। और उसकी रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन थी, वो जस्टिस सर मियां अब्दुल रशीद ने प्रिपेयर की थी, जिसकी बुनियाद पे ये सारे कानून चेंज हुए हैं। वो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। तो अच्छे लोग भी थे पाकिस्तान के बनने के वक्त, जिन्होंने कोशिश भी की। अयूब खान के दौर में मुस्लिम फैमिली लॉज आए, औरतों को भी राइट मिला। देखें, एक और बात बता दूं, उससे पहले क्योंकि ज्यादातर हम जो लोग मुसलमान हुए हैं वो कन्वर्ट हुए हैं ना, तो जी। हिंदुओं के अंदर लड़कियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ये मैं हुँ। बता दूं, ये सारे हिंदुओं को मानना पड़ेगा। नो प्रॉपर्टी, कस्टमरी लॉ होती थी कि ऑल द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन्स। ठीक है। अयूब खान ने उसको भी चेंज कर दिया और शरिया लॉ ले आए। वो शरिया लॉ के मुताबिक बोथ शिया एंड सुन्नी लॉ, वन शेयर ऑफ ब्रदर, हाफ शेयर ऑफ सिस्टर, लेकिन प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। मुझे याद है मेरी फूफियों ने हमारे दादा की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया था, हालांकि शादी के वक्त दादा ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। तो वो फिर ऐसे झगड़े बहन भाइयों के हुए क्योंकि दे इन्वोक दैट लॉ टू गेट अनदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये भी हुँ। हुआ है। अयूब खान की ये प्रोग्रेसिव लॉज थी। और जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर एक लॉ जो आई जो प्रोग्रेसिव थी, वो थी रेप के ऊपर।
ज़ियाउल हक के दौर में वो ले आए थे एक लॉ कि अगर कोई औरत रेप होती है तो उसका अपना एविडेंस तो नहीं, वो तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकती है। उसके पास होने चाहिए 4 क्या कहते हैं पायस मुस्लिम्स, नमाज़ी परहेज़गार, जो कहें कि हमने वो जो वो जो है रेप होते देखा है, इंक्लूडिंग द पेनिट्रेशन। ये फैक्ट है, ये लॉ है। तो उसके बुनियाद पे कई बेचारी औरतों को ज़िया के दौर में सज़ा मिल गई जिन्होंने रेप का एक्यूज़ेशन की। जनरल मुशर्रफ ने आके उसको भी लॉ को चेंज किया। तो जो चीज़ें हुई हैं उनका ज़िक्र तो होना सर चाहिए। ये तो जना के लिए कहा गया था, दैट्स समथिंग डिफरेंट। रेप और उसमें डिफरेंस है जना में। बात ये तो बात इस्लाम ने बात उसके ये लिए है कहा है कि कि 4 गवाह चाहिए तब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये कहा बात ये गया है था। ना, बात ये है कि रेप का तो रिकॉग्निशन ही कुरान में नहीं है, तो क्या हुँ, रेप होती नहीं है? हुँ, इसे कहते हैं एनालॉजी, यानी बाय कियास आप वो अप्लाई लॉ करते हैं। तो इन्होंने उस लॉ को वो जो है क्या कहते हैं ज़िना की लॉ को अप्लाई कर दिया। यू आर राइट, हुँ, कुरान के अंदर नहीं है, तो लेकिन कुरान के अंदर तो रेप पे कोई लॉ ही नहीं है ना। इट इज़ द सही। कुरान डज़न्ट रिकॉग्नाइज़ रेप, सिंपल एज़ दैट। बाद में जूरिस्ट ने उसके कहा ज़िना बिल जब्र, ये बाद में हिस जो है ना जूरिस्ट, उन्होंने एक इसकी शिक निकाली है, इस किस्म की बात है। फिर मैं तो ये समझती हूँ सर कि स्कूल कॉलेजेस में जो है वो स्टूडेंट्स को अगर ये कहते हैं कि जी पंजाब जो है पंजाब में कहा जाता है, जो एजुकेशन बोर्ड है इनका, वो कहते हैं कि जी कुरान पढ़ें बच्चे। तो फिर तो इनको गीता और बाइबल भी पढ़नी चाहिए, हर किताब पढ़नी चाहिए। बच्चों को पता कैसे लगेगा कि क्या डिफरेंस है? बात ये है कि एक तो डिफरेंस उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये है एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। हुँ, कुरान शरीफ बच्चे पहले भी पढ़ते थे और सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। सब फैमिलीज़ खुद ही अरेंज करती थीं, ठीक है? तो वो आज भी होना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। ये थ्रू द एजुकेशनल पॉलिसी क्यों ला रहे हैं? दिस इज़ ऑल्सो सप्रेसिंग द अर्ज टू लर्न। होगा क्या? कुरान को भी रिड्यूस कर देंगे एक रट्टा बुक, हुँ, और उसकी ये आयत तैयार तैयार कर लो, ये यूँ कर लो इम्तिहान पास करने के लिए। तो जो उसकी है ना स्पिरिट, अगर उसके तो उसमें ज़ीरो है। जहाँ पे इम्तिहान पास करने के लिए कोई भी रिलीजियस बुक आएगी ना, वो फिर पास करने के लिए होगी, उसमें फीलिंग्स कोई नहीं होंगी। बिल्कुल। तो ये इनकी नालायकी की निशानी है। ये हर नालायकी के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं बाय इन्वोकिंग कुरान, बाय इन्वोटिंग इन्वोकिंग रसूलुल्लाह, उनसे बहुत प्यार। वहाँ पे आप बोल नहीं सकते, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कई सर्कल्स में लोगों को ये बातें मेरे साथ करते हुए सुना है। ये नहीं कि लोग अवेयर नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे आप दू जाके दू लोगों को कत्ल कर दें, ये कर दें, वो बेचारे चुप रहते हैं। एवरीबॉडी नोज़ दिस इज़ अ फ्रॉड कि आप कुरान पढ़ाएँ। भई कुरान पढ़ाने का सिस्टम हमारे घरों में हमेशा से है, तो वो यासुल कुरान या वो वट मौलवी साहब जो हैं पढ़ा देते हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। आपको बहुत शौक है तो घर बुला के पढ़वाना शुरू कर दें। एजुकेशन तो आपको मॉडर्न दुनिया में फंक्शन करने के लिए होनी चाहिए ना। एजुकेशन बेसिकली फंक्शनल और माइंड को डेवलप करने के लिए है। बिल्कुल। हुँ। और ये आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जाने में ज़्यादा मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड लग रहे हैं सब के सब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक एन्जॉयड यू इट। सो मच। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट।